So in the previous chapter, we discussed about Indian economy, external sector, BOP, trade and investments. Now we are going to discuss about previous questions. Let's start with the first one. And here it is, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Inflationary in its effect. Inflationary का मतलब है कि इसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बारी पहले देखा हुआ है और हमें पता है कि इसमें क्रिएशन ऑफ न्यू मनी जो होता है वो मोस्ट इन्फ्लेशनरी होता है। तो अगर इन चारों में से मुझे एक चुनना है तो मैं सीधा क्रिएशन ऑफ न्यू मनी पे जाऊंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। हमारा आंसर हमेशा ठीक रहेगा क्योंकि ये हमने बहुत बारी कर रखा है। वी हैव डन दिस सेवरल टाइम्स। न्यू मनी से क्या होता है? Monetizing the deficit, it directly increases the money supply in the economy without a corresponding increase in goods and services. Sorry for that. Next, बात करते हैं. Sorry. Don't want to look at the answer actually, man. But हो नहीं पाता, दिख जाता है. What is the currency depreciation? Currency depreciate होना मतलब कि करेंसी की वैल्यू गिरना, ठीक है। Fall in value of goods and services. Fall in value of currency इनमें से ऐसे क्वेश्चंस में ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, fall in the value of currency in a floating exchange rate system. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, यहाँ पे चीजें समझना बहुत जरूरी है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जिस तरह से हमारी हर किसी की नॉमिनल एक्सचेंज वैल्यू की जो हम बात करते हैं वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जिसमें करेंसी ऑन रेगुलर बेसिस ऊपर या नीचे जाती है। तो वहां पे आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है, वहां पे मतलब कि आपकी रुपी की वैल्यू गिर गई इन फ्रंट ऑफ अदर करेंसीज, तो वो है करेंसी का डिप्रिशिएट होना। बाकी करेंसी का डिप्रिशिएट होना ये गुड्स एंड सर्विसेज की फॉल इन वैल्यू से तो जीडीपी आपकी नीचे आएगी, करेंसी तो डिप्रिशिएट होती है। Fall in the value of currency in a fixed exchange rate system. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ये कोई थियोरेटिकल चीज है थोड़ा ना, प्रैक्टिकली आप सोच के देखो कि इतने देने पे इतने मिलेंगे आपको, $100 देने पे आपको और $1 देने पे आपको 100 रुपये मिलेंगे मिलेंगे। ये तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया। ये ऐसे कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। ओके, so precise terminology for exchange rate movements under different regimes. Depreciation means fall in the value of a currency relative to others under a floating or market-determined exchange rate system. The market forces supply and demand cause the fall. Correct. Devaluation, a deliberate downward adjustment in the value of a country's currency in a fixed or pegged exchange rate system done by the government or central bank. Now, okay, so we have understood this. Let's come to the next one. So, in the context of the Indian economy, which the following is for the purposes of statutory reserve requirements SLR CRR. SLR CRR कौन करता है? हमेशा RBI करता है। अच्छा, ओके, ये क्वेश्चन में एक बार पहले पढ़ देते हैं सब कुछ। So, to enable the central government to control the amount of advances the banks can create.
अगर यहाँ पे लिखा होता टू एनेबल आरबीआई टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट हटा के आरबीआई कर देंगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टू एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू एनेबल आरबीआई टू कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम, नहीं, आरबीआई कभी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता। टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, सीआरआर ऐसा से में लोगों के डिपॉजिट को सेफ और लिक्विड कैसे, ये पर्पस नहीं है। नहीं, लोगों के डिपॉजिट को सेफ या लिक्विड, इतना छोटा पर्पस, वो भी आरबीआई, नो। To prevent the commercial banks from making excessive profits, commercial banks from excessive profits, not really, not really, not really. आरबीआई कुछ भी करता है वो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए करता है, मनी फ्लो को, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, नॉट रियली। तो वन आंसर सही लग रहा है, ओनली वन। बट यहाँ पे ना गड़बड़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए लग रहा है मुझे। अब देखते हैं। Yes, so A commonly accepted interpretation, though the question's phrasing is slightly loose. Correct. The function of monetary policy tools, CRR, SLR, and credit control, statutory reserve requirements. These are tools of monetary policy controlled by the RBI. Correct, not the central government. Thank you so much. This immediately makes statements 1 and 2 tricky due to the mention of central government. Correct. However, if interpreted as to enable the central bank RBI to control, then control the amount of advances, yes, correct हो गया। CRR SLR limits the proportion of deposits that banks can lend, directly restricting the creation of credit. बिल्कुल सही। Make deposits safe, incorrect है ये। Deposit safety is ensured by deposit insurance, DICGC करता है। Capital adequacy norms and the overall regulation of the RBI, not directly by reserve requirements, which are primarily credit or liquidity tools. So option A focuses on the core function of credit control. Correct. Okay, next question देखते हैं। With reference to the Indian economy, consider the following statements. पहला है, अच्छा, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात हो रही है और फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात भी हो रही है। पहले नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, हमने ये अभी रिसेंटली इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, ये हमने पहले वीडियो इस पे बनी हुई है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे और रियल एक्सचेंज रेट पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छे से समझाया है इसको आपको। और नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर मैं अभी इस क्वेश्चन के लिए फटाफट आपको समझाता हूँ, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि अभी रुपये की वैल्यू क्या चल रही है डॉलर के सामने, ठीक है। तो मान लो रुपये की वैल्यू, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का इंक्रीज होने का मतलब है इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपये। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर मान लो कि एक्सचेंज रेट में इंक्रीज हुआ है, पहले $1 पे 100 रुपये मिला करते थे, हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं प्लीज। अगर हम $1 पे 100 रुपये मिलते थे और अब $1 पे 50 रुपये मिलते हैं, तो हमारी रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई, ठीक है। मतलब अब देखते हैं वो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है समझ जाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि ये पहली बात सही बोल रहा। तो दूसरी बात बोलता है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पहले समझ जाओ। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब है कि $1 और 100 रुपये, 100 रुपये में अगर मुझे 5 चॉकलेट्स मिलती हैं, तो $1 में मुझे अगर 2 चॉकलेट्स मिलती हैं, तो रियल एक्सचेंज रेट मुझे इसका रियल एक्सचेंज रेट किसका बेटर है, रुपये का बेटर है, ठीक है।
मान लो रियल एक्सचेंज रेट और बेटर हो जाता है, इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। नहीं, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या होता है? अगर मेरा प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, मतलब कि हाँ, तब ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं इंक्रीज होगी, नहीं नहीं इंक्रीज होगी। तो अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज होता है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज होती है हमेशा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट बाकियों से एक्सपेंसिव हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा तो ट्रेड में कॉम्पिटिटिवनेस कैसे इंक्रीज होगी आपकी? बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड वाली। आप समझते हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन relative to inflation in other countries likely to cause an increase in divergence between any year and RE year। बिल्कुल सही। देखो, अगर आपका एनी ईयर क्या है? जो एक्चुअली में रेट चल रहा होता है आपका एक्सचेंज रेट मार्केट में, कि रोज फ्लक्चुएट करता है, कभी 80 का डॉलर है, कभी 83 का डॉलर है, ठीक है, 83 रुपीज 80 का डॉलर है। अगर एग्जैक्ट पे नहीं जा रहे हैं हम, सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट है कि उसकी परचेजिंग वैल्यू कितनी है, तो उसमें तो डिफरेंस आ ही जाएगा। अगर आपकी डोमेस्टिक में इन्फ्लेशन ज़्यादा है और मान लो आपकी दूसरी कंट्री से इन्फ्लेशन कम है, तो एनी ईयर और आर ईयर में डिफरेंस आना ही आना है। डाइवर्जेंस मतलब कि डिफरेंस आना है। करेक्ट है, तो 1 और 3 तो करेक्ट हो गए। अब क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे करेक्ट पूछ रहा है। 1 और 3 करेक्ट है बस, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो सी आंसर होगा आपको। हाँ, देखो, ये वाले जो टर्म्स होते हैं ना, डेप्रिशिएट्स, एप्रिशिएट्स, हाँ, श्योर आप समझदार हैं, आपको तो आ जाता होगा समझ में। मैं थोड़ा सा हिंदी वाला बंदा हूँ, और मुझे अपने आप को जिस तरह से मैं समझाता हूँ, मैंने आपको वैसे समझा दिया है जैसे मुझे समझ में आता है। तो ये बायलेटरल और ये सब ना, ये मेरे को कंफ्यूज करते हैं, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ते। जबकि ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को भी समझ सकते हैं तो गुड, थम्स अप, आप रियली में इंटेलिजेंट है। मैं इतना नहीं हूँ, तो मैं तो भाई अपने आप को हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इंग्लिश सीखी है, इतनी नहीं आती है। ठीक है जी, बायलैटरल वगैरह ये मेरे को समझाना नहीं हो पाएगा। हिंदी मैंने आपको समझा दी है कि आंसर क्या होने वाला है। सॉरी, मैं आंसर देखना नहीं चाहता हूँ बस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू एफडीआई इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। मतलब मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, एफडीआई का? Investment made by foreign institutional investors in government securities. Foreign institutional investors in government securities, largely non-debt creating capital flow. With reference to foreign direct investment in India, for इनमें से एक चूज करना है कि जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। एक
इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो कौन इन्वेस्ट करता है? नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज डाली, सिक्योरिटी की बात हो रहा होती है उसमें, मतलब सीरियसली कुछ इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने, वो होता है ना, ये नहीं है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है, ये तो होता है। नॉन डेट, डेट का मतलब क्या होता है? उधार तो ना क्रिएट कर रहा है, वो अपना पैसा लाके हमारे यहाँ जमीन खरीद रहा है, ठीक है ना, एफडीआई है, तो डेट नहीं क्रिएट होता उसमें। तो बी करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि एक ही चूज करना है, इन्वेस्टमेंट में ओनली डेजिग्नेटेड सेक्टर्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप। कॉमर्शियल बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्शियल बोरोइंग, क्यों नहीं? कॉमर्शियल बोरोइंग में क्यों ना? ये एफपीआई की बातें हो रही हैं यहाँ पे। कॉमर्शियल बोरोइंग वैसे एफपीआई में नहीं आता है। कॉमर्शियल बोरोइंग का हमारा, ये हम पढ़ रहे थे ना, ईसीबी करके, उसमें आता है। डन, बी इज राइट आंसर। बाकी भी देखो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आ गया ना, ईसीबी में आ गया। सो और ए वाला एफपीआई का पार्ट है, करेक्ट। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following terms describes the practice of selling goods in a foreign country at a price? ये डंपिंग होता है, चाइना करता है। मतलब कि क्या है? प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। उठा उठा के मोबाइल्स फेंक देगा आपके बॉर्डर पे, आपकी सारी इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए। डंपिंग बोलते हैं इसको। तब आगे चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व could lead to capital flight। पहले कैपिटल फ्लाइट क्या है ये समझो। आंसर, सॉरी आंसर मत देखो, मत सोचो आंसर क्या है, पहले ये सोचो कि कैपिटल फ्लाइट क्या होता है। कैपिटल फ्लाइट का मतलब ये है कि आपकी कैपिटल ने फ्लाई ले लिया, लोग कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यूएस फेडरल रिजर्व की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होगा? उनके इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, could lead to capital flight। देखो, पहले समझते हैं, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। Devaluation domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs। Devaluation of domestic currency मतलब कि आपकी करेंसी डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। Decreases the currency risk associated with ECB, external commercial borrowings, ठीक है। Decreases the currency risk नहीं, इंक्रीज कर देगा ना करेंसी रिस्क। अरे भाई, कोई क्यों एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जो है उसका करेंसी रिस्क इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको घाटा उठाना पड़ सकता है, उनका पैसा जो उन्होंने बोरो किया है, जो डेट लिया है, वो महंगा हो जाएगा आगे चल के। ओके, अब ये समझते हैं इसको बड़े अच्छे से, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक्स, दैट्स अ टाइट पॉलिसी, on capital flows, external debt, and currency risk. Tight monetary policy, high interest rates in the US make dollar assets more attractive than assets in emerging markets like India. This encourages investors to withdraw capital from India.
capital flight to invest in the US. Okay, so capital flight is that flying of capital from other places to the country in particular जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको बोलेंगे कैपिटल फ्लाइट. कैपिटल ने आपका कैपिटल फ्लाई करके आ रहा है दूसरी जगहों से. तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से कैपिटल फ्लाई करके आ रहा है आपका इंडिया से, मान लो. तो अब इमर्जिंग मार्केट है इंडिया, वहाँ यूएस का एसेट अट्रैक्टिव हो गया, तो इंडिया से कैपिटल फ्लाई करके यूएस में जा रहा है. अगर आप रियलिटी देखोगे तो इस एग्जाम्पल को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये रियलिटी है. तो कैपिटल फ्लाइट इस टाइम पे इंडिया आ रहा है. पीपल understand that India is the real emerging market. India is going to lead. Bharat lead करेगा. Capital flight and ECB cost. Capital flight puts pressure on the rupee to depreciate. Rupee depreciation means the Indian firm needs more rupees to repay the same dollar-denominated ECB loan. Higher debt servicing costs, thus increasing interest repayment burden in rupee terms. ये ठीक है. Devaluation, depreciation, currency risk. Devaluation, depreciation increases the currency risk. ये हम बात कर रहे थे. For an Indian borrower with dollar-denominated ECPs, as it makes the future repayment obligation costlier in rupee terms. It does not decrease the risk. No, it does not. That's it for today. Thank you.